यस, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब मुझे सुन रहा है उसके हिसाब से कैसे हो सब लोग। होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं करके। ठीक है, आपकी स्टडी लास्ट स्टेज में चल रही होगी, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, आपका रिवीजन का टाइम चल रहा होगा, आपने रिवीजन लेक्चर भी देखे होंगे। मैंने यूट्यूब पे टोटल 10 पार्ट्स है वो रिवीजन लेक्चर के लिए अपलोड किए हैं। मोस्ट ऑफ जो आपके टॉपिक्स थे वो मैंने उसमें कवर किए हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। ओके गाइस, सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सर, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर एबीसी एनालिसिस मुझे हमको बता दो कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो एग्जाम के लिए ज्यादा कवरेज रखते हैं, जिस पे हम ज्यादा फोकस करें। और दूसरी चीज आपने ये बोली थी कि लाइक सर हम लास्ट डे पे एक दिन में कैसे रिवाइज करें, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा आपको फोकस करना है और लास्ट डे पे आपको कैसे रिवाइज करना है। जैसे जहां जहां मेरे फेस टू फेस रिवीजन लेक्चर हुए थे, लाइक दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, जयपुर और पुणे, वहां तो मैंने आपको बताया था उस दिन लास्ट डे पे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सो ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आप लोग देखते जाना और आपको चाहिए तो साथ में आप लिख लेना, जिससे कि आपको पता रहे कि आपका वेटेज है वो ज्यादा कहां पे होना चाहिए और कहां पे आप ज्यादा फोकस करोगे। सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि एग्जाम में 100 मार्क का पेपर आता है। एक बात समझना, 116 मार्क का पेपर आता है। बेसिकली क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेगा ओल्ड सिलेबस में, तो ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और ऑप्शन में जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो टोटल 116 मार्क्स का आपको पेपर आता है। देखो डीटी का पेपर है ना, डीटी का पेपर हर बार बनाते हैं। पहली चीज तो मैं बता दूं, हर बार डीटी का नया पेपर बनता है करके, ठीक है। तो इट्स नॉट एक्सपेक्टिंग के एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट थोड़े बहुत चेंज करके वो लोग देते हैं। जो पुराने क्वेश्चन है जो आपने कंपाइलर में किए, आपने आईसीआई का स्टडी मैट किया होगा या आपने किसी और ऑथर का भी बुक किया होगा, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया अल्टीमेटली आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं, सिमिलर एडजस्टमेंट मिलते हैं। डीटी के पेपर में आपको थोड़ा ध्यान से मतलब रीड करना है और ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो आपके लिए जो वेटेज जो टॉपिक रखता है दैट इज द पीजीबीपी प्लस आईएफओएस, सॉरी पीजीबीपी प्लस मैं आईसीडीएस लिख रहा हूं यहां पे। पहली चीज तो बता दूं, इट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के लिए आईसीडीएस इज एप्लीकेबल करके, ठीक है। तो और आईसीडीएस के मैं बता दूं, मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन भी था, मॉक टेस्ट पेपर में एक एडजस्टमेंट भी था, एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ सैलरी से रिलेटेड प्रोविजन था और वो अलाउ हो जाएगा ड्यू टू द आईसीडीएस नंबर 10। तो आईसीडीएस इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने आईसीडीएस का रिवीजन लेक्चर भी डाला है, लेक्चर नंबर 10। तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा आपका जो एग्जाम में जो कवर करता है वो ये टॉपिक करता है, पीजीबीपी एंड आईसीडीएस। और मैं बता दूं, ये पीजीबीपी एंड आईसीडीएस है, ये आपके एग्जाम में मिनिमम 16 मार्क्स से लेके और कभी कभी ये 25 मार्क्स तक भी पूछा है पीजीबीपी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, वो आपका इसी से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 और जो न्यू सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है 14 मार्क्स का, जो आप मॉक टेस्ट का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा न्यू सिलेबस वाले है। तो पीजीबीपी एंड आईसीडीएस ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 2 आता है, न्यू सिलेबस में शायद क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है। दोनों मॉक टेस्ट के पेपर में ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही उन्होंने पीजीबीपी पूछा है इन द न्यू सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको आएगा ये, और 16 मार्क का मिनिमम और 25 मार्क्स तक जा सकता है ये टॉपिक। मेनी टाइम क्या होता है, 16 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2 तो आता ही है, उसके साथ साथ 10 मार्क का कभी 35 एडी से या 35 एडी से, या फिर तुम्हारा 32 एडी इन्वेस्टमेंट अलाउंस का सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, या जो 43(1) की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो एक्सप्लेनेशन से आपको सेपरेट क्वेश्चन मिल जाता है। तो डोंट लाइक स्किप दिस क्वेश्चन। मैं बता दूं, आपको पास यही क्वेश्चन करवाएगा, यही क्वेश्चन आपको पास करवाएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है। देखो प्रैक्टिकल, अपन लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले हैं और सीए वाले हैं, अपनी थियरी इतनी अच्छी नहीं रहती लेकिन अपना प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग रहता है, अपन प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करते हैं। तो पीजीबीपी इज लाइक मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियरी, यू कैन से दैट, ठीक है। बिकॉज उसमें आपको सॉल्विंग रहता है, उसमें एडलेस वाली चीजें रहती है, तो वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो और उसमें आपको 16 में से 16 मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर आपका 1-2 एडजस्टमेंट भी गलत है तो ऐसा नहीं होता कि 16 में से आपको 5 मार्क मिलेंगे, नहीं, 1-2 एडजस्टमेंट गलत होते हैं तो उसके 1-2 नंबर कटते हैं, ज्यादा नहीं करते। आपका क्वेश्चन यहां पे ये रहेगा, पीजीबीपी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का, जब अपन स्टेटमेंट बनाते हैं और स्टेटमेंट बनाते टाइम वहां पे क्या लिखने, मतलब नोट्स साथ साथ में लिखने का या लास्ट में लिखने का। देखो आईसीआई के जितने भी सॉल्यूशन है, आईसीआई दोनों तरीके से करती है, मेनी टाइम साथ साथ में लिखती है, मेनी टाइम लास्ट में लिखती है, बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप नोट्स लास्ट में लिखो। आप 2-3 पेज तक आपका जो स्टेटमेंट है वो बना दो, एक एक हेड का इनकम लो, हाउस प्रॉपर्टी का, उसके बाद पीजीबीपी का, कैपिटल गेन, आईएफएस, मेजरली उसमें पार्ट पीजीबीपी का रहता है। तो आप ऐसे इनकम कैलकुलेट करो और उसके बाद डिडक्शन वगैरह लेने के बाद टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, उसके बाद आप नोट्स दे दो, नोट नंबर 1।
आप बोलोगे पीछे नोट लिखने से फायदा क्या होता है? देखो, अगर आप नोट साथ साथ में लिख रहे हो, मेनी टाइम आपको सेक्शन याद नहीं थी, या फिर नोट में आपको पता नहीं, गलत आप लिख रहे हो, तो गलत सलत लिख रहे हो, अभी सामने ही क्यों दे रहे हो, लास्ट में ध्यान ना करके, ठीक है? तो ऑलवेज इट इज प्रेफरेबल कि पहले आप स्टेटमेंट बनाओ और उसके बाद में आप नोट्स दो, तो बेटर रहता है। आईसीआई ने जो अपने मॉक टेस्ट के पेपर दिए, उसमें 2 मॉक टेस्ट के पेपर में दोनों में अलग अलग तरीके से किया है। मॉक टेस्ट जो पेपर नंबर 1 है उसमें उन्होंने नोट्स बाद में दिए हैं, लेकिन पेपर नंबर 2 जो मॉक टेस्ट का है उसमें नोट्स है वो आईसीआई साथ साथ में देती गई है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो। बट मैं हमेशा प्रेफरेबल बोलता हूं कि नोट्स बाद में देने का, जिससे क्या होता है, देखो स्टेटमेंट आपने पहले बनाया ना, तो आपने देखा होगा किसी का बुक अगर आईसीआई से मंगवाया होगा तो आपको पता है एग्जामिनर वहां आधा आधा नंबर देते जाता है और लास्ट में नोट्स पे भी वापस मार्क्स मिलते हैं, तो वहां पे थोड़ा एडिशनल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस पीजीबीपी आईसीडीएस पे आप करोगे, बिकॉज ये सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करेगा। दूसरा जो आपका मेन पार्ट रहेगा दैट इज द कैपिटल गेन। दूसरा कैपिटल गेन, लेकिन कैपिटल गेन के साथ में आप आईएफओएस वाला पार्ट, एक चीज समझना, कैपिटल गेन में आप आईएफओएस वाला पार्ट वो साथ में करोगे 56-10 वाला, ठीक है? जो गिफ्ट वाला है 5627B वाला भी, जब क्लोजली हेल्ड कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो वॉट एवर इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन हैंड्स ऑफ दैट कंपनी, वो वाला 56-10 वाला वो साथ में करोगे। कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन एंड आईएफओएस। मैं बता दूं, कैपिटल गेन आईएफओएस ये दोनों जो टॉपिक है, और इसके साथ साथ में आप लोग जब कैपिटल गेन कर रहे हो, आईएफओएस कर रहे हो, तो साथ साथ में आपको जो बायबैक वाला है, बायबैक देखो लास्ट टाइम एग्जाम में आ चुका है, लेकिन बायबैक के रूल्स एग्जाम में नहीं आए अभी तक। बायबैक के रूल्स में से हो सकता है आपको कुछ थोड़ा बहुत कहीं पूछ ले, अगर एग्जामिनर कोई डिफिकल्ट पेपर बनाना चाहे तो बायबैक से रूल्स से आपको कुछ चीजें आ सकती है। तो बायबैक के रूल्स भी आप एक बार देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाए हुए। तो जो भी कैपिटल गेन है, उसके बाद आईएफओएस, बायबैक, बायबैक के साथ में आप जब कर रहे हो तो लिक्विडेशन भी साथ में ही कर लो, और उसके बाद में आपका जो डिविडेंड वाला टॉपिक है, डिविडेंड, डीम डिविडेंड, मैं बता दूं ये वाला जो पूरा पार्ट है, कैपिटल गेन से फिक्स बता दूं आपको 10 मार्क्स आता ही है। कैपिटल गेन एंड दैट इज अ कंपलसरी क्वेश्चन। कैपिटल गेन से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है और कंपलसरी क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का मेनी टाइम पार्ट ए या पार्ट बी में कैपिटल गेन आता है। तो कैपिटल गेन आईएफओएस है, ये आपका 10 से लेके और 15 मार्क है वो कवर करेगा। और ये बायबैक, लिक्विडेशन वगैरह, ये डीम डिविडेंड, डिविडेंड वगैरह। और मैं बता दूं डिविडेंड, डीम डिविडेंड में ये वाली जो चीज है 115 बीबीडी, ये अभी तक आया नहीं है। 115 बीबीडी अभी तक आया नहीं है, वो 10 लाख से ऊपर वाला, और 10 लाख से ऊपर वाले पे 10% की रेट से टैक्स लगता है, वो अभी तक एग्जाम में आया नहीं है। एग्जामिनर आपको वहां पकड़ सकता है और वो चीजें पूछ सकता है। एज वेल एज इसके साथ में जो बीबीडी वाला पॉइंट है वो बहुत बार एग्जाम में आता है। पीजीबीपी के क्वेश्चन में बहुत बार तो आ जाता है कि तुम्हारी फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है जिसमें आप 26% से मोर का शेयर होल्डिंग है, बेसिकली सब्सिडरी नहीं बनती है, 26% होते ही, बट 26% से ज्यादा है तो वहां 115 बीबीडी में डिविडेंड है वो 15% से टैक्सेबल होता है। तो इसको आप इग्नोर नहीं करोगे, तो 115 बीबीडीए को। और उसके साथ में आप लोगों के पास अगर मेरा कंपाइलर होगा तो कंपाइलर में आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपाइलर में डिविडेंड टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें 4 फॉरेन कंपनी होती है, वो ABC और DEF ऐसा करके, पता है आपको, और एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, वो 3 फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, और वो तीनों पे एक्चुअली 115 बीबीडीए लगता है फॉरेन वालों का। लेकिन एक जो होता है वो आपके डिविडेंड में से लेस नहीं होता, रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता, बिकॉज रिडक्शन का बेनिफिट तभी मिलता है जब वो आपकी सब्सिडरी कंपनी होती है। तो वो सब चीजें हैं वो आप ध्यान रखोगे, यहां से आपको 5 मार्क्स और मिल सकते हैं। एक बात बता दूं, आपको सीए फाइनल में पास होने के लिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 20 मार्क का एग्जिस्टिंग सिलेबस पे, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है 16 मार्क का, ये 36 मार्क है आउट, ये जो 36 मार्क्स है, जिस बंदे के इस 36 में से 30 मार्क्स आते हैं वो आराम से सीए फाइनल डीटी के पेपर में 60 स्कोर कर सकता है, अगर 30 मार्क्स आपको 36 में से मिल जाते हैं तो। क्योंकि कैपिटल गेन देखो कभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं आता है कैपिटल गेन से क्वेश्चन, या पीजीबीपी से। पीजीबीपी देखो अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट ये होना चाहिए, नेवर स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन विद द केस लॉ, कभी नहीं करने का केस लॉ में, क्योंकि आप क्या लिखते हो आपको पता है, थियरी अपन कैसे लिखते हैं अपने को पता है। नेवर स्टार्ट विद द टीडीएस का क्वेश्चन पहले, ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्टिंग आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से करोगे। और मैं बता दूं मॉक टेस्ट पेपर जो 2 आए हैं वो आपको करने हैं। मैं हर बार आपको एक 25 क्वेश्चन देता था, इस बार मैं नहीं दे रहा हूं, बिकॉज मैंने मॉक टेस्ट के पेपर भी देखे, आरटीपी भी देखे। अल्टीमेटली मैं क्या करता था, मैं वही अच्छे क्वेश्चन से उसको एक बार कंपाइल करके देता था, बट इस बार मैं नहीं दे रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट के पेपर, और मॉक टेस्ट में ध्यान रखना, इफ यू आर इन द ओल्ड सिलेबस तो ओल्ड सिलेबस
सिलेबस के 2 मॉक टेस्ट के पेपर तो है ही है, अब न्यू सिलेबस के 2 मॉक टेस्ट के पेपर है वो भी देख लेना। सिमिलर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, 80-90% क्वेश्चन है वो सिमिलर है, बट तो भी आप देखोगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आरटीपी एंड मॉक टेस्ट के पेपर अच्छे से आप देखोगे करके, ठीक है, और आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे। आरटीपी मॉक टेस्ट है वो दोनों आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे। तो मैं बता रहा हूं कि जिनका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो 36 मार्क्स का है, आउट ऑफ 36 मार्क्स अगर आपने 30 यहां स्कोर कर दिया तो आपका बेड़ा पार है। अगर इफ यू स्कोर द 30 मार्क्स इन क्वेश्चन 2, 36 में से अगर आपका 30 आ जाता है, आराम से आप 55, 60, 70 तक आपका स्कोर जा सकता है। देखो दिस इज अ पेपर, डायरेक्ट टैक्स इज अ पेपर जहां पे आपका कोई 90 स्कोर नहीं होता किसी का, ठीक है। ये जो पेपर है ये कोई एसएफएम नहीं है, जैसे एसएफएम इट्स लाइक अ ऑडिट। आपने फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट को फेस किया होगा, इट्स लाइक अ ऑडिट ओनली। यहां पे बहुत ध्यान से चीजें लिखनी पड़ती है और बहुत ध्यान से। ये पेपर में 50, 55, 60 लाना इज सो इजी, बट 80 लाना इज वेरी डिफिकल्ट। 80 लाना इज डिफिकल्ट, बट आप देखोगे 50, 60 है वो आराम से आते हैं इस पेपर में करके, ठीक है। तो अपना जो टारगेट है वो 60 प्लस होना चाहिए, और 60 प्लस के लिए मैं बता दूं, ये जो 2 क्वेश्चन है पीजीबीपी आईसीडीएस वाला, जो पीजीबीपी वाला टॉपिक है 16 मार्क का सेकंड क्वेश्चन बहुत सही जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है 20 मार्क्स का वो सही जाना चाहिए। आउट ऑफ 36 मार्क इफ यू स्कोर 30 ऑल्सो, अगर आपने 6 मार्क का लिवरेज लेके चलते 30 भी आप स्कोर करते हो, तो रिमेनिंग वाले में आप आराम से 30-40 मार्क्स से आप स्कोर करके आप एटलीस्ट अपना टारगेट है वो 60 है, वो 60 को आप क्रॉस कर सकते हो करके, ठीक है। तो इन चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दोगे। पीजीबीपी आईसीडीएस देखो पीजीबीपी का क्वेश्चन करने का ट्राई करो आप। मॉक टेस्ट के पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया पीजीबीपी का एक, आप उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। आप है ना, आप बहुत बार क्या होता है आप ऐसे ट्रिक मारते हो कि नहीं कर लेंगे, ऐसा नहीं। एक बार मैं करवा दूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप खुद करोगे तब जाके होगा। तो आप उसको एक बार ट्राई करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, आपसे हो जाएगा करके, ठीक है। चलो, सो आपका सबसे पहले ये वाला जो टारगेट है मैं जो बता रहा हूं, ये वाला टारगेट आपका होना चाहिए। तो 5 मार्क आपको इधर से मिल सकते हैं, 10 से 15 के बीच इधर से, और ऊपर वाले से 16 मार्क आपको मिलेंगे। उसके बाद तीसरा जो आपका मेन टारगेटेड एरिया है, मैं पहले प्रैक्टिकल पार्ट पे ही रहूंगा, उसके बाद मैं थियरी वाले पे जाऊंगा। DTAA एंड उसके साथ में ट्रांसफर प्राइसिंग। ये आपका देखो, जब से ये इंटरनेशनल टैक्सेशन को सब मार्केट आया है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का, बहुत सारे इंटरनेशनल टैक्सेशन में नए नए एरियाज आए हैं, वहां पे यहां पे इंटरनेशनल टैक्सेशन से क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ गया है। और मैं आपको बता दूं DTAA में बहुत टाइम हो गया 91 सेक्शन से अच्छा क्वेश्चन नहीं आया है। 91 जो सेक्शन है उससे अच्छा क्वेश्चन नहीं आया है। यू हैव टू डू द 91 बहुत अच्छे से। और उसमें जो एक क्वेश्चन है वो विकास वाला करके, ठीक है, विकास और एक कमेश वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें वो फॉरेन से रॉयल्टी मिलता है, 80 QQB का डिडक्शन मिलता है, वो एक ढंग का क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो आपका 91 है वो हो जाता है। तो 91 से आपको एक ही क्वेश्चन करने का DTAA से। ट्रांसफर प्राइसिंग है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफर प्राइसिंग में जो मेन पार्ट मैं बता दूं, एपीए क्या होता है, एपीए पे आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, एपीए क्या होता है करके, ठीक है। और एपीए के बाद में जब आप मेथड की बात करोगे तो आपको कप मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कप के बाद में आपका जो मेथड है दैट इज लाइक कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड से रिलेटेड आरटीपी में क्वेश्चन है, और वो आरटीपी में नहीं, मॉक टेस्ट पेपर में है कॉस्ट प्लस मेथड से। कॉस्ट प्लस मेथड एंड रीसेल प्राइस मेथड, ये जो है देखो नॉर्मली टीएनएमएम आता नहीं है, और टीएनएमएम कभी पूछते नहीं है, टीएनएमएम प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा यूज होता है। प्रॉफिट स्प्लिट से भी कभी नॉर्मली क्वेश्चन आता नहीं है करके, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, ये 3 मेथड आप अच्छे से ध्यान रखोगे। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग में आप रेंज कॉन्सेप्ट है उसको इग्नोर नहीं करोगे। आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है रेंज कॉन्सेप्ट से, तो डोंट इग्नोर द रेंज कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। एंड उसके बाद में लास्ट में एक जो इंटरेस्ट का लिमिटेशन है, इंटरेस्ट लिमिटेशन, एंड दिस इंटरेस्ट लिमिटेशन सेक्शन 94B वाला, ये आप एक बार ढंग से करोगे। अगर आप एसोसिएट एंटरप्राइज को इंटरेस्ट देते हो और उसमें आपको 30% तक का ही वो इंटरेस्ट का एक रेस्ट्रिक्शन है 94B वाला, ये आपको कॉम्पैक्ट में नहीं दिया हुआ। आप लोग क्या करोगे, इसके लिए मैंने आपको एक अमेंडमेंट लेक्चर डाला हुआ है, सो रेफर दैट अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 2 या 3, जहां पे नीचे दे रखा है 94B वाला। तो ये वाला पार्ट आप वहां पे करोगे। मेरे से फास्ट ट्रैक और रेगुलर लिया है, उसमें मैंने दोनों में ये चीज करवाई है। 94B वाला जो इंटरेस्ट का रेस्ट्रिक्शन है, लिमिट्स है, वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में, मैं बता दूं DTAA और ट्रांसफर प्राइसिंग है, ये आपके एग्जाम में 10 से लेके और 14 मार्क्स तक कवर करेंगे। आपको 10 से लेके 14 मार्क्स है वो DTAA और ट्रांसफर प्राइसिंग कवर करेंगे, तो इसको आप इग्नोर नहीं करोगे, बहुत अच्छे से आप इसको करोगे, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं, आपके प्रैक्टिकल पे ही जाएंगे। अभी भी मैथ वेरी इंपॉर्टेंट इस बार।
मैट के बाद एएमटी और एएमटी के साथ में ही एसईजेड पहले कर लेने का, फिर एएमटी करने का। एसईजेड 10 AA वाली जो डिडक्शन है और एएमटी, ये अगर आप कर लेते हो उसके बाद में आपको फर्म के बाद एओपी बीओआई से सीधा क्वेश्चन देख लेने का। अगर आप पढ़ लेते हो तो ठीक है, नहीं तो सीधा क्वेश्चन करोगे तो भी चलेगा। एओपी बीओआई के बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका, दैट इज द बिजनेस ट्रस्ट। ये 3 टॉपिक आप, मैं इसको नीचे वाले सीरीज में ले लेता हूं, चलो नीचे वाले पॉइंट में ले लूंगा। तो ये तुम्हारे वेरियस एंटिटी वाला जो पार्ट है, इसमें एक बार पॉलिटिकल पार्टी और ले लेता हूं मैं, वो भी एक बार ढंग से देख के जाओगे इस बार, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, वो 2000 से ऊपर वाला लिमिट का। अब एक बात समझना, इसमें कॉन्ट्रैक्टरी व्यू ये आता है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी 2000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में डोनेशन नहीं ले सकते, अगर ले लिया तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी की ऑल इनकम टैक्सेबल होगी या ओनली दैट पार्ट ऑफ इनकम इज टैक्सेबल। इसको लेके कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। अब आईसीआई ने जो अपना सॉल्यूशन दिया, आईसीआई के मटेरियल में आप देखोगे तो आईसीआई ने अपने सॉल्यूशन में ओनली वायलेशन वाला जो पार्ट है दैट इज ओनली टैक्सेबल। सपोज 10 लोगों ने 3,000 कैश में दिया तो ओनली 30,000 इज टैक्सेबल किया है आईसीआई ने करके, ठीक है। हो सकता है कोई और ऑथर की बुक में कुछ और आपको मिल जाए कहीं पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप आईसीआई के साथ में जाओ वहां पे। तो ये जो पार्ट है, मेरे को इस बार ये लगता है कि मैट एएमटी, मैट से इस बार क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो एएमटी से बन सकता है। एएमटी ध्यान रखना, एएमटी है इसमें 35 AD वाला पॉइंट है, तो 35 AD के साथ में एएमटी का क्वेश्चन आपको ये घुमा फिरा के दे सकते हैं, ठीक है। या फिर एसईजेड के साथ 10 AA के साथ में एसईजेड ये एएमटी बन सकता है। ये मेरे को लगता है इस बार कि 10 मार्क्स के करीब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो डोंट इग्नोर दिस टॉपिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, और पॉइंट नंबर 5 पे 3 टॉपिक करोगे आप, इजी है। बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ये तीनों टॉपिक। और मैं बता दूं मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन था बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड। मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है इन्वेस्टमेंट फंड से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, इन्वेस्टमेंट फंड से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये टॉपिक इस बार आपको 5 से 10 मार्क है वो एग्जाम में दे सकते हैं। तो 5 से 10 मार्क के लिए बिजनेस ट्रस्ट ढंग से करोगे। इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट फंड का मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कंपाइलर में पीछे की साइड में। जो कंपाइलर में आप पीछे से आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है करके, लास्ट टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, तो उसको आप करोगे तो आपसे हो जाएगा। दिस इज द वेरी इजी करके, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो वो आप ढंग से करोगे। तो बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, दिस 3 टॉपिक 5 to 10 मार्क्स कवर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार का, दैट इज टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सेक्शन 11, 12 एंड 13। ये जो 3 सेक्शन वाला जो टॉपिक है, और इसके साथ में आप एक्रिएटेड इनकम वाला टॉपिक है वो भी एक साथ में करोगे, ठीक है। 115 TD वाला आ सकता है क्वेश्चन वगैरह, 115 TD ये आप साथ में करोगे, ठीक है। तो बेटा सेक्शन 11, 12, 13 एंड एक्रिएटेड इनकम वाला जो सेक्शन है 115 TD वो आप साथ में करोगे। मेरे को लगता है इस टॉपिक से भी आपको 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। और मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है इसमें से 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा। कंपलसरी क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो मिल सकता है। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन 2-3 चीजों का चलता है, और वो 2-3 चीजों का कॉन्ट्राडिक्शन है वो चलता ही है, पहले भी चलता था, आज भी चलता था, कि सर वो 15% का जो डिडक्शन लेते हैं वो ग्रॉस रिसिप्ट पे लेने का या नेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके। जब आपको दे रखा है कि ग्रॉस रिसिप्ट किसी हॉस्पिटल का है इतना और उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने दे रखे, जैसे ग्रॉस रिसिप्ट 100 करोड़ है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 30 करोड़ है, तो आपको 70 करोड़ पे 15% लेने का या 100 पे लेने का। तो मैं बता दूं यहां कॉन्ट्राडिक्शन बहुत जगह चलती है, लेकिन आईसीआई के आप जितने भी सॉल्यूशन देखोगे, आईसीआई के जो पुराने सॉल्यूशन वगैरह लास्ट अटेम्प्ट तक पीएम में क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड, अगर मान लो ग्रॉस रिसिप्ट, देखो इनकम वर्ड दे रखा है तो इनकम का सीधा 15% लो, बट दे यूज द वर्ड ग्रॉस रिसिप्ट, तो वहां पे आपको नेट ऑफ, आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अगर दे रखे तो वो लेस करने के बाद जो बचता है, बिकॉज इनकम वर्ड को लेकर डिस्प्यूट है। देखो एग्जेम्पशन मिलती है ऑन द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इनकम मींस नेट ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, उसको इनकम बोलेंगे या ग्रॉस रिसिप्ट को इनकम बोलेंगे, इस चीज को लेके डिस्प्यूट है। तो इसको लेके आप जो है नॉर्मली आईसीआई के साथ में जाओ और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो बचता है उसका आप 15% लो। मैंने कंपाइलर में वही किया हुआ है करके, ठीक है। चलो सो ये वाला टॉपिक है, डोंट इग्नोर दैट, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस दिस टाइम।
आप इसको चाहिए तो 4 स्टार मार्क कर लो, 3 भी नहीं करके, ठीक है, 4 स्टार मार्क। मैं उसी सीक्वेंस में चल रहा हूं, इंपोर्टेंस के सीक्वेंस में। और मैं बता दूं अभी तक जो है ना, इतना अगर आपका ढंग से है ना, आपको इस दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती अगर आप इतना ढंग से करोगे। ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये अगर बहुत स्ट्रांग है आपका, ये वाला जो अभी तक अपन ने पढ़ा, इफ दैट इज सो स्ट्रांग। अब एक मैट में इंडेक्स वाले कंप्लायंस आया है, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दे रखा है करके, 40 मिनट का वीडियो है, आप उसको एक बार देख लो। बट ओल्ड सिलेबस में इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि मैट इंडेक्स का कंप्लायंट वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं है, बट हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते करके, ठीक है। बट ओल्ड सिलेबस में जब इंडेक्स इज नॉट एप्लीकेबल, तो इंडेक्स का मैट में जो कंप्लायंस है वो आए, दैट इज नॉट एक्सपेक्टिंग बेसिकली, बट हो सकता है आ जाए, कोई भरोसा नहीं करके, देख लेना। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द, इसके बाद आप लोगे 7वें नंबर पे केस लॉज, और 7वें नंबर पे आप लोग केस लॉस 16 मार्क के केस लॉस, जो अभी तक का पेपर पैटर्न है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 4 मार्क के 4 केस लॉ, 5 केस लॉ देते हैं मेनी टाइम, और अटेंड एनी 4 ऐसा आता है। अब एक बात समझना, ये केस लॉज आपको कहां से करने हैं, आईसीआई मटेरियल में जो दे रखे हैं, मैंने कॉम्पैक्ट के साथ में वो पतला सा बुक दे रखा है केस लॉ का, दैट इज द सफिशिएंट। और आईसीआई ने जो नए केस लॉ निकाले हैं, 14 नए केस लॉ है, वो भी आपको करने हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे केस लॉ बहुत हो जाते हैं। केस लॉ कितने बताऊं, 140 के करीब केस लॉ। यू हैव द 140 केस लॉ, आउट ऑफ दैट यू विल गेट ओनली 4 केस लॉज करके, ठीक है। उसमें से आपको जो 4 केस लॉज है वो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो केस लॉज को एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करने का, आई ऑलरेडी डिस्कस विद द केस लॉ का लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसमें आपको पता रहेगा 4 पार्ट में उसको अपन प्रेजेंट करते हैं। 1 इज द इश्यू इन्वॉल्व, ठीक है, 2nd इज अ प्रोविजन एप्लीकेबल, 3rd इज अ योर एनालिसिस वाला पार्ट, और 4th इज अ कंक्लूजन। अब एक बात समझना, इश्यू इन्वॉल्व जो होता है उसमें नॉर्मली आपको आधा मार्क मिलता है, प्रोविजन एप्लीकेबल में भी आपको आधा मार्क मिलता है, एनालिसिस में आपको 2 मार्क मिलता है, और कंक्लूजन में आपको 1 मार्क्स मिलता है। नॉर्मली ऐसा करके 4 मार्क होते हैं। अब एक बात समझना, मैंने आपके लिए यहां पे थोड़ा केस लॉ में मैंने आपके लिए हेल्प करने की कोशिश की है। मेरी वेबसाइट पे कल ही आपको एक फाइल मिलेगी जिसमें मैंने 10 से 11 पेज में सब केस लॉ को समराइज किया, 1 लाइनर बनाया है। मतलब उस केस लॉ का नाम क्या है, ईयर कौन सा था, कौन से हाई कोर्ट का है, और 1 लाइनर मतलब उस केस लॉ में हुआ क्या था, ठीक है। मैंने 1 लाइन में बताने की कोशिश की है। ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ऐसा लिखोगे मार्क्स मिलेगा, नहीं, एग्जाम में जैसा मैंने आपको केस लॉ के लेक्चर में सिखाया था वैसा आपको समझ के लिखना है एग्जाम में। बट ये जो फाइल में 1 लाइनर बना रहा हूं, ये 1 लाइनर मैंने क्यों बनाई है, इसमें मैंने केस लॉज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट ए में मैंने लिए है 37 के करीब केस लॉ, दैट इज द, मेरे को लगता है इस 37 में से आपको चारों केस लॉ मिल जाने चाहिए, ठीक है। और पार्ट बी में उसके जो रिमेनिंग 97 के करीब केस लॉ है वो मैंने पार्ट बी में ले रखे हैं। तो ये जो 37 जो ऊपर वाले हैं ना, ये अगर आप ढंग से करोगे तो आपका काम है वो बन जाएगा। और मैंने ये फाइल जो है ये इसलिए बनाई है 1 लाइनर, जिससे कि आपको नाम याद रख सके केस लॉ के, और ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट केस लॉ, बिकॉज केस लॉ का नाम है वो आपको याद रखने की ट्राई। तो जो मैंने फाइल मैं डालने वाला हूं 1 लाइनर, ये 1 लाइनर फाइल इज ओनली जिससे कि आप नाम याद करो, वही मेरा पर्पस है। उसमें लैंग्वेज सेंटेंस बनेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने डैश वाली लैंग्वेज मैंने बहुत जगह यूज की है, ठीक है। मैं डैश वाली लैंग्वेज मतलब लाइक जैसे मणिपाल हेल्थ सिस्टम करके, ठीक है, लाइक रेम्यूनरेशन पेड टू डॉक्टर ऑन द टाइम बेसिस, टीडीएस अंडर सेक्शन 194J, ऐसा करके। तो मैंने 1 लाइनर बनाया हुआ है। कलेक्ट टिप्स है, कलेक्टेड बाय द होटल फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लाइक एम्प्लॉय, टीडीएस अंडर सेक्शन 192 नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसा 1 लाइनर मैंने बनाया है, ठीक है। तो मैंने जो 1 लाइनर बनाया है, 1 लाइनर बनाने की कोशिश की है, वो सिर्फ इसलिए बनाया है जिससे कि आपको नाम याद रखने की आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहां पे आपको हेल्प हो जाएगी। तो 7वें नंबर पे आपका जो इंपॉर्टेंस रहेगा दैट इज द केस लॉ। केस लॉ होने के बाद नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 8 में ले रहा हूं, दैट इज योर असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील्स। असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील, ये आपको एग्जाम में 8 से लेके 12 मार्क्स से वो कवर करता है। असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील 8 से लेके 12 मार्क्स। और मैं बता दूं असेसमेंट प्रोसीजर में बेसिकली जो जैसे रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज रिटर्न हो सकता है या नहीं, वैसे वाले, या 143(1) में जो चेंजेस आए थे कि 6 तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं एंड ऑल दैट थिंग,
फिर आपका लाइक इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वाले से चीजें, या फिर आपका जो लाइक रेड केसेस में जो इस बार वो 6 साल के पीछे के और साल आ सकते हैं, 4 साल और, मतलब टोटल 10 साल तक पीछे के ईयर से वो खुल सकते हैं, वो वाली चीजें आपको याद रखनी है। असेसमेंट कंप्लीशन का जो टाइम लिमिट चेंज हुआ है, जैसे 143(3) का असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट 153(1) में दे रखा है, पहले क्या था 21 मंथ, इस साल से 19 असेसमेंट ईयर से 18 मंथ हो चुका है, और उसके अगले साल से वो 12 मंथ हो जाएगा। तो ये टाइम लिमिट्स वगैरह आपको है वो याद रखनी है। बेसिकली इसके लिए आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो आईसीए के स्टडी मटेरियल से, या लाइक जो अपना कंपाइलर फॉलो कर रहे हो तो कंपाइलर में इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझना, उसके बाद पॉइंट नंबर 8 के बाद आप 9 पे आओगे। अपील में देखो असेसमेंट प्रोसीजर की सेक्शन याद रखने की कोशिश करना, बट अपील्स की सेक्शन से वो याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रिवीजन की सेक्शन याद रख सकते हो, दैट इज 263 एंड 264। तो अपील एंड रिवीजन में आप रिवीजन की सेक्शन याद रखो। अपील्स की सेक्शन अगर याद होती है, सीआईटी पिल 246A एंड ऑल अगर याद होती है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो यू कैन स्किप दैट, बट असेसमेंट प्रोसीजर की सेक्शन से वो आपको याद रखनी है करके। ठीक है, चलो नाउ पॉइंट नंबर 9 जो है, 9 पे मैं आपको यहां पे रखने वाला हूं तुम्हारे लिए, दैट इज द टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। अब एक बात समझना, टीडीएस टीसीएस से, नॉर्मली टीडीएस से केस लो आता है, बट बहुत बार टीडीएस से छोटे छोटे मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि इस केस में टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, इस केस में कटेगा नहीं कटेगा, इस केस में कटेगा नहीं कटेगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक कॉम्पैक्ट में एक चीज टीडीएस में मिस हो गई थी, 194J जो सेक्शन है उसमें जो प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल फीस है, उसमें अगर कॉल सेंटर को पे करते हैं, कॉल सेंटर को, तो उस पर 2% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। ये चीज एक नोट कर लेना आप लोग कि 2% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा इफ पेमेंट इज मेड टू द कॉल सेंटर अंडर सेक्शन 194J। अब इसमें एक और चीज समझना, टीडीएस और टीसीएस में और एडवांस टैक्स में, एडवांस टैक्स के साथ में आपको वो बेटा 234F वाला जो 5,000 का पेनल्टी फीस है, बेसिकली 5,000, 10,000 और 1,000 वाला है, वो आपको याद रखना है। टीडीएस टीसीएस में जो आपको मटेरियल में दे रखा है एज वेल एज द जो क्वेश्चंस दे रखे कंपाइलर में, वो आपको ढंग से करने हैं। क्वेश्चंस दे रखे कंपाइलर में वो आपको ढंग से करने हैं। केसलो वाला पार्ट उसमें ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा, तो ये भी आपको 5 से लेके 8 मार्क्स तक ये टॉपिक आपको देके जा सकता है। 5 से लेके 8 मार्क है वो आपको ये टॉपिक देगा करके। ठीक है, उसके बाद में लेकिन एक एडवांस टैक्स में सर ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन 234 एबीसी हमको क्या डिटेल में करना चाहिए, मैं बताऊं। देखो इसमें क्या होता है कि लाइक मेनी टाइम अपन जब रेगुलर बैच में करते हो तो अपन बहुत सारा क्या असेसमेंट होगा तो कैसे चेंज होगा, वो होगा, तो अब वो करने में पता है 1.5 घंटा लग जाता है। जब अपन 234A B C फिर मतलब पहली बार तो रिटर्न फाइल करते हो, फिर इंटीमेशन में क्या होगा, फिर असेसमेंट में क्या होगा, फिर रीअसेसमेंट में क्या होगा, इतना बड़ा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। तो आप नॉर्मली 234 ABC कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन करो और वो क्वेश्चन ढंग से आप उसको समझ लो, दैट सेट करके। ठीक है, चलो उसके बाद 10th नंबर पे जो आएगा टॉपिक तुम्हारे, ये छोटे छोटे टॉपिक मैं यहां पे लूंगा, जैसे ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है। अब ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में सर वो कितने दिन में एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में, तो 30 डेज में कर सकते हैं, लेकिन 30 डेज के बाद भी कर सकते हो अगर ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आपको परमिट करती है तो। एक इसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है कि एडवांस रूलिंग बलराम ने लिया और हरीराम उसका फ्रेंड है, वो सिमिलर ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्या उस पे भी एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल होगा? क्या आंसर इज नो। दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द एसएससी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप टू द लेवल ऑफ द सीआईटी एंड द ट्रांजैक्शन फॉर विच एडवांस रूलिंग इज शॉर्ट। आपने जो लिया है उसके लिए उस ट्रांजैक्शंस पे एडवांस रूलिंग है वो आपका एप्लीकेबल होता है, तो वो वाली चीज क्वेश्चन है, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, तो ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। उसके बाद एनआर का टैक्सेशन, एनआर का मतलब स्पेशल रेट करके, ठीक है। नॉर्मली जो स्पेशल रेट्स होती है जैसे रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे 115A, 115AB, 115AC, 115AD, 115BBA, 115, वो जो है स्पेशल रेट्स वो आप एक बार देख लेना। इट्स नॉन रेजिडेंट एज वेल एज रेजिडेंट सबके लिए स्पेशल रेट्स। एनआरआई का टैक्सेशन, इससे रिलेटेड मैं बता दूं इस बार क्वेश्चन है, आप अगर मॉक टेस्ट पेपर देखोगे तो उसमें एनआरआई से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है दैट इज अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, सेटलमेंट कमीशन है, एनआर है और एनआरआई है, इससे रिलेटेड मेरे को ऐसा लगता है 5 से 7 मार्क आपको यहां पे कवर हो सकते हैं, तो इसको भी आप ढंग से एक बार देख लोगे करके, ठीक है। उसके बाद में देखो एक बात बताऊं, एनआरआई में अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी करोगे तो चलेगा, उसमें दो ही तो चीजें हैं कि इंटरेस्ट पे जो फॉरेक्स एसेट होती है इंटरेस्ट पे 20%, एलटीसी पे 10%, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद 11th नंबर पे मैं आपको ले रहा हूं और वो 11th नंबर पे मैं लूंगा दैट इज द डिडक्शन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में सर हमको कौन से डिडक्शन करने चाहिए, तो देखो 80C 80D है, 80DD है, 80DDB है, 80TTA है,
ये जो सेक्शंस है, या फिर एटीजीजीबी है, जीजीसी है, जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो, एटीजी है, एटीजीजी है, इससे कभी भी सेपरेटली कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हर क्वेश्चन में इसका लाइक कंप्लायंस आता है। जैसे आप देखोगे डीटीडब्ल्यूए का क्वेश्चन देखोगे, उसमें भी डिडक्शन का पॉइंट होगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, लाइक जैसे क्वेश्चन आया, यू कैन से दैट क्वेश्चन आया, जैसे डीटीडब्ल्यूए का क्वेश्चन आता है, एज एल पीजीपीपी का क्वेश्चन, पीजीपीपी के क्वेश्चन में भी कोई डिडक्शन से रिलेटेड पॉइंट आपको मिल सकता है। तो डिडक्शन वो वाले आपको देखने हैं। उसके बाद सेपरेट क्वेश्चन में जैसे तुम्हारा जो डबल जे डबल ए है, डबल ए वाला, ये आप एक बार देख के जाओगे, वो एम्प्लॉय का 30% एडिशनल एम्प्लॉय का, वो आप एक बार ढंग से देख के जाओगे। उसके बाद तुम्हारा ATIAC करके जो है स्टार्टअप वाला करके, ठीक है, वो स्टार्टअप वाला वो भी आप एक बार देख के जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डिडक्शन के बाद में, तो डिडक्शन के आप ये वाला पार्ट है वो आपको देखना है। उसके बाद 12th नंबर पे जो आपका आएगा, दैट इज द सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, गार। इन 3 टॉपिक से मैं बता दूं, सीधा आप क्वेश्चन आंसर पे जाओ, क्वेश्चन आंसर, सीधा क्वेश्चन आंसर। क्योंकि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड या क्लबिंग, आप देखो क्लबिंग से सिंपल सा हर बार वही क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी आता है, तो वो क्रॉस गिफ्ट वाला, कि मैंने मेरी भाई की बीवी को गिफ्ट किया, मेरे भाई ने मेरी वाइफ को गिफ्ट किया, तो वो कितना कितना किसके हाथ में क्लब होगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस गिफ्ट। तो क्रॉस गिफ्ट से रिलेटेड मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, तो उसको आप इग्नोर नहीं करोगे, उसको आप ढंग से एक बार क्वेश्चन आंसर है वो आप करोगे। इसके बाद जो टॉपिक बचे, जिसमें जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल पेनल्टी है करके, ठीक है, तो पेनल्टी में सर हमको क्या करने का, तो देखो बेटा, एक तो 270A वाला पेनल्टी कर लेने का, अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग, सीधे क्वेश्चंस पे जाना। अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग है, उसके सीधे क्वेश्चंस पे जाओगे और सीधे क्वेश्चंस करोगे तो भी चलेगा। डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे जा सकते हो, क्वेश्चंस पे आप लोग है वो डायरेक्टली आप जा सकते हो। तो 270A का डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस देख लो। उसके साथ में जो रेस्पेक्टिव पेनल्टी, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत सारी पेनल्टी ऑलरेडी कवर हो जाती है, उसके साथ में पेनल्टी जब आप कर ही रहे हो, तो आपको बेटा 269SS, 269ST एंड 269T वाला, इसमें ये एसटी वाला इस साल से नया आया है कि किसी से भी आप 2 लाख रुपए से ज्यादा इन अ सिंगल डे फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, या इन रिलेशन टू द सिंगल ट्रांजैक्शन, या इन रिलेशन टू द सिंगल लाइक इवेंट, आप किसी से भी 2 लाख से ज्यादा का कैश में नहीं एक्सेप्ट कर सकते। 2 लाख या उससे ज्यादा आप मतलब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही कर सकते हो, अदरवाइज 100% का पेनल्टी लग जाता है। तो ये वाली चीज है, और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेनल्टीज है वो आप देखोगे, तो ये वाली सेक्शंस और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेनल्टीज है वो आप पेनल्टीज आप देख लोगे तो आपको यहां समझ में आ जाएगा। एक चीज जो है दैट इज आपको पता रहेगा, वो SFT रहता है, जो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रहता है, वो स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट, यू कैन से दैट, जिसको अपन पहले एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न बोलते थे। वो एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न का ड्यू डेट क्या है मैं बता दूं, उसका ड्यू डेट रहता है 31 मई। 31 मई तक आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न है वो फाइल करना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया तो आपको पता रहेगा 271FA का एक पेनल्टी लग जाता है। और वो पेनल्टी कब से लगेगा, वो पेनल्टी आपको 1 जून से लग जाता है, 100 रुपया पर डे वाला। और अगर पेनल्टी का जो ऑर्डर आता है और उससे आपको 500 रुपया लगता है, वो सब चीजें। अब एक बात समझना, इसमें कंपाइलर में एज वेल एज द ICAI के मटेरियल में एक सॉल्यूशन गलत है, जिसमें 1 सितंबर से पेनल्टी लिया है। वो 1 सितंबर से नहीं आना चाहिए, वो 1 सितंबर से नहीं आना चाहिए, दैट इज फ्रॉम 1 जून। बिकॉज होता क्या, वो क्वेश्चन क्या हुआ, मैंने भी लाइक इन कंपाइलर आई ऑप्टेड फ्रॉम द ICAI मटेरियल। आप ICAI मटेरियल में देखोगे तो वहां पे भी उस डेट को लेके प्रॉब्लम है। असेसमेंट ईयर 17-18 से पहले, मतलब असेसमेंट ईयर 16-17 तक आपको बता दूं, जो भी ये एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न था उसका ड्यू डेट 31 अगस्त हुआ करता था, तो पेनल्टी 1 सितंबर से लगती थी। तो वही वाला क्वेश्चन को रिपीट करते टाइम वो पेनल्टी का कैलकुलेशन गलत हुआ। ICAI ने तो एक्सप्लेनेशन भी वो गलत दिया है, बट दैट इज आई ऑलरेडी कंफर्म फ्रॉम ICAI ऑल्सो, एंड वो चीज चेंज हो जाएगी। आपको देखोगे तो ICAI की वेबसाइट पर कल परसों तक वो आ भी जाएगा कि ये चेंज करना है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, वो जो पेनल्टी वाला क्वेश्चन है वो चेंज करना, और वहां पे आपको 1 जून से वो पेनल्टी लेना है करके, ठीक है। 1 जून है, वो 1 जून से आपको पेनल्टी लेना है। अब इसके बाद जो टॉपिक बचे, जैसे टनेज टैक्सेशन है, तो टनेज का एक क्वेश्चन है वो देख लो करके, ठीक है। टनेज टैक्सेशन के बाद कुछ और जो छोटे छोटे टॉपिक बच जाते हैं आपके, इसके बाद भी जैसे GDR है, तो GDR में एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, वो क्वेश्चन आप देख लो करके, ठीक है। तो जो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, आपके पास टाइम परमिट करता है तो उसके क्वेश्चन आप देख लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लास्ट डे पे हम कैसे करेंगे ये सब। सर ये जो आपने इतना बड़ा बताया है, बताते बताते पता नहीं कितने मार्क्स हो गए ऑलरेडी सर, 130-40 मार्क्स तो हो गए होंगे आप अब तक। तो एक बात बताऊं मैं, लास्ट डे पे आपको कैसे करने का है, तो एक बात बता दूं, अभी जो आप कर रहे हो वो लास्ट डे पे रिवाइज होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। लास्ट डे पे रिवाइज नहीं होता, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, आप ऑलरेडी कॉस्टिंग का पेपर देके आते हो, बाद में इसका का पेपर देके आते हो, दिमाग ऐसे भी गया रहता है उस टाइम पे,
इसका का पेपर जब आप लिखते हो, बिकॉज इसका इज अ पेपर व्हेनेवर यू राइट द पेपर यू डोंट नो व्हाट यू आर राइटिंग बट स्टिल यू आर राइटिंग। न्यू सिलेबस वाले इस बार इलेक्टिव देके आएंगे, दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द इलेक्टिव करके, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द सीए हिस्ट्री जब इलेक्टिव पेपर आप देने जा रहे हो, जब आपके पास 5-6 ऑप्शन है उसमें से एक पेपर आपने चूज किया, सेलेक्ट किया, वो आप देने जा रहे हो। अच्छा, न्यू सिलेबस वाले जो लोग हैं वहां पे एक डाउट रहेगा कि सर ये टॉपिक तो आपने बताया है, इसके साथ में जो 3 टॉपिक है वो 3 टॉपिक आपको क्या करना है, जो भी तुम्हारा एक तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है करके, ठीक है। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, दूसरा तुम्हारा जो टैक्स ट्रीटी वाला टॉपिक है, और दूसरा टैक्स कन्वेंशन। देखो इनसे भी आपको 5 से 7 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, 5 से 7 मार्क है उसका क्वेश्चन मिलेगा, बिकॉज इस वेटेज इज 5 to 10% ऐसा आपके मटेरियल में दे रखा है। तो 5 to 7 मार्क्स से मैं 7 मार्क्स मान लेता हूं, 7 मार्क्स के करीब आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। डू वन थिंग, इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो सिर्फ कर लो, ऑल जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो कर लो, बिकॉज फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, हो सकता है वो एज इट इज रिपीट हो जाए क्वेश्चन एंड आंसर, तो वो आप कर लो। अब एक बात समझना, लास्ट डे पे आपको कैसे कैसे क्या प्लान करना है। लास्ट डे पे सर थियरी भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल भी पढ़ना है। अब आंसर इज यस, आपको थियरी भी देखना है और प्रैक्टिकल भी देखना है। मतलब फटाफट जैसे जिस दिन घर पे आते हो, जिस दिन एग्जाम इसका देके आते हो, तो इसका देने के दिन ही उस दिन आपका कैपिटल गेन, ये तो पार्ट उसी दिन हो जाना चाहिए, कैपिटल गेन, आईएफएस, बायबैक, लिक्विडेशन, ये वाला, और इसके साथ में ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटी डबल। अगर टीपी नहीं हुआ तो डीटी डबल ए तक, ये पहले ही दिन हो जाना चाहिए। सुबह फिर पीजीबीपी लो, पीजीबी का फटाफट प्रोविजन रीड करके 2-3 क्वेश्चन देखो। मतलब ऑल क्वेश्चन उस दिन नहीं देखने। आपके पास कंपाइलर में अप्रोक्स 300 क्वेश्चन है, तो 300 क्वेश्चन आप उस दिन नहीं देख पाओगे। लेकिन अभी आप जब पढ़ रहे थे तो आपने मार्क किए होंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने डिविडेंड में बताया क्वेश्चन नंबर 5, वैसे का वैसे मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग में बताया, ट्रांसफर प्राइसिंग में कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, वो चारों आपको देख के जाने। एज वेल एज अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो साथ में डीटी डबल में जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया, दैट कमिश वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको करके जाने हैं। लेकिन इसके साथ साथ में मैं बता दूं 1-2 चीजें जो मस्ट आपको करनी ही करनी है, इसको इग्नोर मत करना। अभी आप कर लो, नहीं तो आपको बाद में भी करनी है। तुम्हारे मॉक टेस्ट पेपर करके जाओगे, बिकॉज मैं बता दूं मॉक टेस्ट प्लस आरटीपी ये आपको करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। और मेनी टाइम ऐसा होता है कि भाई 15 से लेके 20 मार्क, लास्ट टाइम आपको पता रहेगा एसएफएम में सबको एग्जामिशन मिली है, तो ऐसा हुआ था कि पीएम मॉक टेस्ट से ही पेपर आया था पूरा, ठीक है, एज इट इज, तो बच्चों के सबके एग्जामिशन आई। तो मेनी टाइम ऐसा होता है 15-20 मार्क है वो मॉक टेस्ट पेपर एज वेल एज आरटीपी से आपको एज इट इज मिल जाता है। तो डोंट इग्नोर दिस। मैं इस बार आपको वो 25 क्वेश्चन नहीं देने वाला। आप लोग यही वाला जो मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी जो है, यही मानोगे वो 25 क्वेश्चन है, और ढंग से आप करोगे आरटीपी और मॉक टेस्ट को करके, ठीक है। तो आपको लास्ट डे पे थ्योरी भी पढ़ना है और साथ साथ में क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस है वो आपको देखना है। जो टॉपिक का मैंने बोला, जैसे क्लबिंग, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गो विद द क्वेश्चन। सेट ऑफ कैरी फॉर गार। अब देखो गार बहुत बार क्या होता है, गार, अब जब लोग बोलेंगे गार बहुत आ जाएगा, 60 मार्क का, कैसे आ जाएगा? 60 मार्क 50 मार्क का कोई गार आने वाला है? गार का क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मार्क का आएगा, मैक्सिमम 4 मार्क का। और आप मॉक टेस्ट का पेपर देखोगे उसमें भी 4 मार्क का वही वाला क्वेश्चन आया जो उन्होंने बेसिकली दे रखा था स्टडी मटेरियल में। तो स्टडी मैट में जो क्वेश्चन है वो एज इट इज कर लो, आप रट लो उसको, जैसे रट सकते हो वैसे रट लो करके, ठीक है। आपको पता रहेगा साल भर पहले लोगों ने हुआ बनाया था मार्केट में आईसीडीएस को लेकर, आईसीडीएस आएगा, देखो एक तो आधे तो प्रोफेसर को डराने में बहुत मजा आता है, बच्चों को डरा लो बस, ये हो जाओगे। कैसे डरा रहे हो, पागल आदमी हो गए, ठीक है। इतना आप ढंग से कर लो, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, ठीक है। एंड बिलीव योर सेल्फ यार, आप अपने आप पे भरोसा रखो, मैं बता दूं करके, ठीक है। डोंट लाइक यू नो दैट डीमोटिवेट कभी लाइफ में नहीं होने का। हार्डवर्क करते रहो। और आज तक आपने हार्डवर्क किया है, पता है, आज तक इतनी मेहनत की है यार, किसी ने नहीं की इतनी मेहनत जितनी आपने की है। कितना सेक्रीफाइस किया है लाइफ में आपको पता है। सो बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, और जब आप पेपर लिखते हो तो दैट टाइम ऑल्सो बी मोटिवेटेड। अब आपका क्वेश्चन एक और ये आता है कि सर लास्ट डे पे हमको आपके जो रिवीजन लेक्चर है वो लास्ट डे पे हमको देखने चाहिए नहीं। देखो जहां टाइम ज्यादा लगता है, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग है, मैंने 1 घंटे में करवाया रिवीजन लेक्चर में। आपको अगर लग रहा है कि भाई आपको पढ़ने में 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा, तो फटाफट ट्रांसफर प्राइसिंग सुन के और सीधे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। जहां आपको लगता है कि पढ़ने में टाइम ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू द रिवीजन लेक्चर, तो आप सीधा रिवीजन लेक्चर देख के और यू कैन गो विद द क्वेश्चन, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप देखो हर पर्सन की अपनी अपनी क्वालिटी रहती है, किसी को फटाफट पढ़ने में हो जाता है, किसी को सुन के जल्दी हो जाता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको कैसे लेते हो। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपका 40 मिनट का जो वीडियो था जिसमें मेरे को आपको यही बताना था कि किन किन चीजों पे फोकस करोगे, लास्ट डे पे क्या करोगे। लास्ट डे पे मैं बता दूं ये सब चीजें आपको करके जाना है, ये सब चीजें ट्राई टू, मैं बताऊं मैथ के 4 क्वेश्चन करो, सब नहीं करने के, 3-4 क्वेश्चन अच्छे फटाफट। उस दिन आपको सॉल्व नहीं करना है, उस दिन डायरेक्टली गो विद द कैल्सी, और डायरेक्टली कैल्सी पे आप मैथ के फटाफट ये ऐड होगा, ये लेस होगा, ये ऐड होगा, ये लेस होगा, फटाफट जो भी है 3-4 क्वेश्चन देख लो हर टॉपिक के। पीजीबीपी के भी 1-2 क्वेश्चन देख के जाना है उस दिन।
पीजीबीपी के थ्योरी पढ़ने के बाद 2-3 क्वेश्चन देखने हैं, कैपिटल गेन के आपको क्वेश्चन देखने हैं। और कैपिटल गेन में ध्यान रखना वो वाली जो सेक्शन है जहां स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो झमेला आता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहां कहां पे आती है कैपिटल गेन में बेटा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3 जगह आती है, 50C में, 43CA में और वो 56-10 में। और वो जो इनका कंपैरिजन है वो वाला पार्ट एक बार देख के जाओगे, एग्जामिनर कभी 8-10 मार्क आपको वहां से पूछ सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना, 43CA में लिखा हुआ वो डेट ऑफ अग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन, अग्रीमेंट की डेट का ले सकते हो अगर आपको कुछ ना कुछ रिसीव हुआ है एनी मोड अदर देन कैश। इसमें लिखा हुआ है अदर देन कैश, हाँ कौन सी सेक्शन में? 43CA में। लेकिन 56-10 एंड बेटा 50C में इसमें स्पेसिफिक मोड दे रखे, कौन से? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एज वेल एज इसमें भी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो 50C एंड 56-10 में इसमें ऑलरेडी मोड दे रखे हैं और 43CA में बोला हुआ है एनी मोड अदर देन कैश करके, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एक और चीज बता दो बेटा, ये जो टाइम है आपके लिए इट इज अ वेरी लाइक क्रूशियल टाइम ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का सबसे अलग टाइम है, सबसे लाइक यू कैन से दैट अच्छा टाइम है। फटाफट सीए बनो करके, ठीक है? एंड मैं बता दूं, देखो जब भी पेपर होता है कोई भी सब्जेक्ट का, इट्स नॉट अबाउट द डीटी, एनी पेपर आप भले एसएफएम देते हो, अकाउंट देते हो, आप कॉस्टिंग देते हो, अगर देखो पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो इस दुनिया में सबके डिफिकल्ट है, और पेपर इजी है तो सबके इजी है। लास्ट टाइम एसएफएम में आपने देखा होगा सबको एग्जामिशन है, तो सबको एग्जामिशन है, किसी को नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको एग्जामिशन है। सबके इजी है मतलब सबके इजी है, सबके डिफिकल्ट है मतलब सबके डिफिकल्ट है। तो मेनी टाइम क्या होता है कि लाइक अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट है तो ये सोचने का सबके डिफिकल्ट है, और उस 3 घंटे में आप जितना अच्छा उसमें दे पाओगे वो क्लियर कर जाएंगे। भाई उस डिफिकल्ट पेपर में भी आपने पढ़ा हुआ है वो सब चीजें क्लिक करेगी, वो सब चीजें बाहर, इससे बाहर तो आएगा नहीं भाई। अल्टीमेटली आपका स्टडी मैट है, उससे बाहर तो आएगा नहीं, आपको पेपर तो वहीं से मिलने वाला है, कंसेप्ट तो वही मिलने वाले हैं करके, ठीक है? सो डोंट लाइक पैनिक इन द एग्जामिनेशन। वहां पे जब आप देते हो ना मेनी टाइम ऐसे पसीना आना चालू हो जाता है कुछ पेपर देखते हैं तो, ठीक है? तो वैसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। और मैं बता दूं, आपने ये लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कोई पेपर खराब जाता है उसमें आप पास हो जाते हो और उसके अगला पेपर है वो आपके खराब चला जाता है, क्योंकि वो पहले वाला आपने सोचा था खराब है और उसकी वजह से आपने घर पे आके पढ़ाई नहीं की और आप उसको लेके डीमोटिवेट थे, उसको लेके आपने बहुत ज्यादा ध्यान लगा दिया। वैसा नहीं करना है, ये चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। ये जो टाइम होता है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है लाइफ में करके, ठीक है? और वो जो 8 या 16 दिन है मोबाइल से दूर रहो करके, लोगों से दूर रहो करके, ठीक है? लोग बड़े मिलेंगे डिमोटिवेट करने वाले इस दुनिया में करके, ठीक है? मैं बता दूं बहुत सारे लोग मिलेंगे इस दुनिया में। मैं बता दूं अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सकती है, कोई भी ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सकती है। यार आपको फेल है कोई नहीं कर सकता, आईसीआई को पास करना ही पड़ेगा आपको अगर आपने ढंग से पढ़ाई की तो डोंट वरी अबाउट दैट करके, ठीक है? जो आपने पढ़ा, देखो पेपर इट्स लाइक मेनी पीपल, लाइक बहुत बार ऐसे कॉल आता है, बच्चे बोलते हैं सर आई अटेंडेड 100 मार्क्स पेपर एंड इवन आई गॉट लाइक मेरे को कम मार्क्स मिला या ऐसा समथिंग लाइक दैट। एक बात बताओ, पेपर अटेंड करना मतलब पेपर सही होना नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, पेपर अटेंड करना, आप अटेंड कर लो एज इट इज, पेपर को कॉपी मार दो, 100 मार्क का अटेंड हो गया, ये कोई पेपर अटेंड करना होता है? पेपर आपने 80 का अटेंड किया, 80 का अटेंड किया बट आपने बहुत अच्छे से किया है, दैट इज द वेरी गुड, रेदर देन अटेंडिंग 100 मार्क्स बट आपने क्या अटेंड किया आपको खुद को पता नहीं बाहर आने के बाद। वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो भैया जो आप करते हो बहुत अच्छे से करो, बहुत ढंग से करो करके, ठीक है? एंड गाइस दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको यूट्यूब पे मेरे लेक्चर नहीं मिलेंगे, दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस अटेम्प्ट करके, ठीक है? एंड इसी टाइम में आपको पास होना है और बेस्ट ऑफ लक यार आप सब लोगों के लिए। सब लोगों की दुआएं है मेरे साथ और मेरी आपके लिए, मैं आपके लिए प्रे करूंगा कि सब लोग पास हो जाओ, भगवान करे करके, ठीक है? ईश्वर से प्रे करूंगा आप लोगों के लिए और आप भी मेरे लिए करना करके, ठीक है? बिकॉज देखो एक बात बता दूं, आप पास हुए तो मैं पास हुआ, आप अगर नहीं हुए तो मैं नहीं हुआ। ध्यान रखना, आप अपने लिए पढ़ रहे हो वो ठीक है बट आप मेरे लिए भी पढ़ना, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड मैं बता दूं लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप मुंबई आओ, अगर आप मुंबई से नहीं हो, मुंबई हो को तो भी आप जब भी पास हो जाते हो, जब भी आप मुंबई आओ मिलना करके, बिकॉज किसी ने बोला है जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। थैंक्स अ लॉट पीपल।